अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बच्चों ठीक होंगे। आज हम इसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ाया है, ठीक है ना, और साथ साथ बच्चों हमने कैलेडोस्कोप भी पढ़ा है और इसके साथ साथ बच्चों हमने परसिस्टेंस ऑफ विजन भी पढ़ा है। लाइट को चैप्टर बच्चों आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज हम देखेंगे पहला ही टॉपिक इसी चैप्टर का, केयर ऑफ द आई। हम अपने आंखों को बच्चों कैसे केयर करेंगे, यहां पे मैं आपके साथ कुछ प्रिकॉशंस बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। यानी कि उनको जब हम फॉलो करेंगे उन प्रिकॉशंस को, तो हमारा जो आई साइट है प्लस बच्चों जो हमारे आंखें है ना, वो हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले पे बच्चों नजर डालते हैं रेगुलर चेकअप्स। कहने का मेरा मतलब है कि जब भी बच्चों कोई क्या होता है कि अगर कोई डिजीज या फॉर एग्जांपल अगर हमारी आंखों को कोई इंजरी लगी है, ठीक है ना, तो अचानक से, तो उस टाइम बच्चों हमें क्या करना है, उस टाइम बच्चों मैं आपको कह रहा हूं, एक तो हमें उस टाइम क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरी बात ये कि आमतौर पर चाहे बच्चों हमारे दांत हैं चाहे हमारे आईज हैं, आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं ये, ठीक है ना, तो उनको जिस तरीके से हमें अपने दांतों को क्या करना है, रेगुलर चेकअप्स करने हैं ना, तो इसी तरीके से हमें बच्चों क्या करना है, हमें अपने आंखों के लिए भी क्या करना है, यानी कि रेगुलरली हमें बच्चों यानी कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हमें क्या करना है, कंसल्ट करना है रेगुलर चेकअप्स के लिए। इसके बाद वेयर ग्लासेस, यूज स्पेक्टिकल्स इफ नीडेड। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इससे पहले वाले बच्चों लेक्चर में मैंने आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ा है, ठीक है ना, वहां पे आपको पता है कि अगर किसी को मायोपिया होता है या किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसको स्पेक्टिकल्स की जरूरत है। तो यही यहां पे भी बोल रहा है कि अगर ग्लासेस स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ी तो हमें क्या करना है, हमें उनका ही भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक और गुड लाइटनिंग। देखो बच्चों, गुड लाइटनिंग का मतलब यहां पे क्या है, यानी कि जो आंखें होती है ना, आंखों के लिए ज्यादा लाइट भी मुज़िर होती हैं और आंखों के लिए बच्चों कम लाइट भी क्या होते हैं, वो भी दोनों बच्चों आंखों के लिए क्या होती हैं, नुकसान होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि गुड लाइटनिंग, स्टडी एंड वॉच टीवी इन सफिशिएंट लाइट। यानी कि हमें क्या करना है, जब भी आपको बच्चों पढ़ना है, ठीक है ना, आपको जब पढ़ना होगा हमें टीवी वगैरह देखना होगा, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें एक सफिशिएंट लाइट में पढ़ना भी चाहिए, प्लस बच्चों यानी कि अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए, लेकिन ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना तो कम भी होनी नहीं चाहिए, दोनों जो है, ठीक है ना। यानी कि टू मच लाइट जो है ना वो भी आंखों के लिए बैड है, और बहुत कम लाइट, डिम लाइट में भी, दोनों क्या है, दोनों बच्चों क्या नाम है इसका, आंखों के लिए बैड है। आपको पता है कि अगर कम लाइट में इंसान पढ़ेगा, अगर यानी कि डिम लाइट अगर होगी ना, तो डिम लाइट से आपको पता है कि बच्चों डिम लाइट से क्या होता है, डिम लाइट से बच्चों आंखों को, ठीक है ना, आई स्ट्रेन्स आते हैं। क्या आते हैं, आई स्ट्रेन्स बच्चों आते हैं। साथ साथ आई स्ट्रेन्स के साथ साथ क्या होता है कि बच्चों हेडेक भी होता है। क्या क्या होता है, देखिए कम लाइट में हेडेक भी होता है, यही तो मैंने कहा है, ठीक है ना। कम लाइट वो भी क्या आंखों के लिए बैड है, ज्यादा लाइट वो भी क्या है, वो भी बैड है, ठीक है ना। अब यही तो बच्चों है। इसके बाद अवॉइड ब्राइट लाइट्स। अवॉइड ब्राइट लाइट्स का मतलब अभी जो मैं आपको बोल रहा था, ज्यादा जो खतरनाक वाले लाइट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, अगर हम सन की तरफ डायरेक्टली देखते हैं ना, तो वो भी क्या है, वो हमारे लिए कि वो आंखों के लिए क्या है, यानी कि डैमेज कर सकती हैं आंखों को। या अगर किसी, ठीक है ना, किसी भी ब्राइट लाइट के लिए हम देखते हैं, जो आपको पता है कि जो वेल्डिंग वाले होते हैं ना, वहां से भी क्या वो लाइट होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों जो खतरनाक लाइट जब आती है ना, यानी कि जब बहुत तेज लाइट हमारे आंखों पे पड़ती हैं, ये हमारे आंखों को क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेटिना होता है, क्या होता है, जो हमारा रेटिना होता है ना, ये बच्चों इसको इंजरी कर सकते, वो मतलब उसको इंजरी लग सकती है ज्यादा तेज लाइट्स होने की वजह से। तो इंसान क्या हो जाएगा बच्चों, इंसान को फिर आई साइट ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही वॉश डोंट रब। देखो बच्चों क्या है, आपको पता है कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार अचानक से क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है ना, डस्ट वगैरह होता है, या कभी कीड़ा वेड़ा कहां पे चला जाता है, हमारे आंखों के अंदर चला जाता है। तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, हमें बच्चों उस टाइम अपने आंखों को क्या करना है, क्लीन वाटर के साथ, ठीक है ना, साफ शफा पानी के साथ बच्चों हमें उसको वॉश करना है, न कि हमें रब करना है,
ठीक है ना। रिंस आईज इफ डस्ट गेट्स इन, डोंट रब देम। यही तो मैंने आपको बोला है, हमें क्या करना चाहिए, अगर भी कोई डस्ट वगैरह कोई कीड़ा वगैरह हमारे आंखों के अंदर चला जाएगा ना, हमें अपने आंखों को बच्चों वॉश करना है, ना कि हमें इनको रब करना है। और अगर जरूरत पड़ी, उस टाइम बच्चों अगर जरूरत पड़ी तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मेंटेन डिस्टेंस, कीप ए प्रॉपर डिस्टेंस व्हेन रीडिंग और वॉचिंग टीवी। ठीक है ना। यही है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम टीवी बच्चों देखते हैं या आपको पढ़ाई करनी होगी, तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर डिस्टेंस रखनी। क्या एक प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है आपको बच्चों पता है कि इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो हमारा क्या है, जो हमारा फार पॉइंट है, फार पॉइंट का मतलब है कि हमारी आंख बच्चों कितने दूर तक देख सकती है, वो क्या होता है, वो बच्चों वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। एक दूसरा जो यानी कि जो नियर पॉइंट होता है ना हमारे आंखों के लिए, वो बच्चों क्या होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम बिल्कुल किसी चीज को देखते हैं ना, कम से कम यानी कि आपको अगर पढ़ाई करनी है, आपको कम से कम बच्चों क्या करनी है, कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर दूर वो बुक रखनी है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखें जो है ना कहां तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब जो एक ह्यूमन आई का जो नॉर्मल रेंज ऑफ विजन है ना, वो कहां से है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों क्या है, यानी कि ह्यूमन आई का नॉर्मल रेंज ऑफ विजन है। यही तो यहां पे बच्चों लिखा है। जब भी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, या टीवी वगैरह देखना होगा, उस टाइम आपको प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है, यानी कि ज्यादा से यानी कि बिल्कुल करीब ही नहीं बैठना है और ज्यादा दूर से भी बच्चों नहीं बैठना है। ठीक है ना, प्रॉपर रीडिंग। यहां पे मैं कह सकता हूं बच्चों, अगर आपको पढ़ाई करना है, कम से कम आपको अपने से बुक कितनी दूर रखनी है, 25 सेंटीमीटर दूर रखनी है। हेल्दी डाइट, इसके एक तो बच्चों, ठीक है ना, यानी कि आई साइट, ठीक है ना, एक यानी कि आई साइट, अच्छा आई साइट रखने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट, यानी कि वो डाइट पर्टिकुलरली बच्चों जो विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए बच्चों आई साइट के लिए बहुत एसेंशियल होता है। क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है। ईट बैलेंस्ड मील फॉर गुड आई हेल्थ। ठीक है ना, वो मैंने आपको बोला है कि पर्टिकुलर जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए बच्चों क्या होता है, विटामिन ए आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपको पता है कि ये जो विटामिन ए होता है ना, जो कैरेट्स होते हैं, ठीक है ना, गाजर, जो गाजर होता है ना, इसके अंदर बच्चों ये होता है, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, स्पाइनिश वगैरह होता है, इसके अंदर ये विटामिन ए होता है। इसी तरीके से बच्चों मिल्क के अंदर होता है, ठीक है ना, और क्या नाम है इसका, कुछ फ्रूट्स के अंदर होता है, मैंगो, पापाया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों ये विटामिन ए होता है। और यही विटामिन बच्चों हमें क्या करता है, ये हमें एक डिजीज से बचाता है, जिस डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों, उसके लिए क्या है, इसके लिए यही विटामिन, यानी कि बैलेंस्ड डाइट, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला कि जिसमें ये विटामिन ए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आंखों का जो आई साइट है ना बच्चों, मेंटेन करके रखता है। इसके बाद ब्रेले सिस्टम, सुनो बच्चों, ब्रेले सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, यहां पे बच्चों नजर डालेंगे ब्रेले सिस्टम क्या होता है। A tactile aid for usually challenged individuals that enables रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले यहां पे जानेंगे ये जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं ना, वो कौन होते हैं। मैं आपको बच्चों बोलूं, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन वो पर्सन होते हैं, ठीक है ना, जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो देख नहीं सकते हैं, जो बच्चों राइट नहीं कर सकते हैं, जो बच्चों रीड नहीं कर सकते हैं, ऐसे पर्सन्स, ठीक है ना, ऐसे पर्सन्स जो देख नहीं सकते हैं, यानी कि जिनको हम बच्चों बोलते हैं ब्लाइंड, जो ब्लाइंड होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। अब इनके लिए भी क्या है, ऐसे ऐसे विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए बच्चों हमारे पास एक सिस्टम है, जिसके जरिए से ही वो राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और उस सिस्टम का बच्चों नाम क्या है, उस सिस्टम का नाम है ब्रेल सिस्टम। क्या है, उस सिस्टम का नाम है ब्रेल सिस्टम। और याद रखिएगा बच्चों, इस ब्रेल सिस्टम को लेविस ब्रेल जो है ना, लेविस ब्रेल ने बच्चों इसको क्या किया है, डेवलप किया है।
क्योंकि बच्चों ये खुद क्या था, ये एक खुद विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था, ये खुद एक ब्लाइंड पर्सन था और इसको फिर बच्चों पब्लिश किया है 1821 में। मगर करंट सिस्टम है ना, इसको बच्चों इस पे नजर रखेगा आप, 1932 में इसको बच्चों अडॉप्ट किया गया है। क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। अब ये जो ब्रेले सिस्टम होता है, ठीक है ना, ब्रेले सिस्टम में क्या होता है? ब्रेले सिस्टम में बच्चों देखो यहां पे नजर डालेगा आप, ठीक है ना, नजर रखेगा, लैंग्वेज सपोर्ट, ब्रेले कोड्स एग्जिस्ट फॉर मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड आल्सो फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, इनकी ये जो ब्रेले सिस्टम है ना, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि इनके इन लैंग्वेज, इनकी ये जो लैंग्वेजेस यहां पे मैंने नाम लिया है ना बच्चों, ठीक है ना, इसमें ये इंक्लूड है। इवन के बच्चों इसमें क्या है? मैथमेटिक्स, ठीक है ना, क्या नाम है इसका? साइंटिफिक नोटेशन, जिसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का यहां पे मेरा मतलब है कि ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, सबसे पहले आप बात इसमें याद रखो, ब्रेल सिस्टम को डेवलप किसने किया है? लुइस ब्रेल ने बच्चों किया है 1932 में बच्चों इस करंट सिस्टम को किया है। अभी मैं समझाऊंगा कि इसमें बच्चों को होता क्या है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या आते हैं, यानी कि ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को बच्चों कोड करते हैं, जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं। इवन के बच्चों मैथमेटिक्स, ठीक है ना, और साथ साथ मैं आपको बच्चों बोलूंगी जो साइंस होता है ना, वो भी। अब देखो बच्चों यहां पे ब्रेले सिस्टम देखो, अब यहां पे क्या है, देखो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले कि ये जो ब्रेले सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली बच्चों ये रिटन लैंग्वेज होती है। क्या ये एक्चुअली रिटन लैंग्वेज होती है उन पर्सन्स के लिए जो पर्सन्स बच्चों विजुअली चैलेंज्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मुख्तलिफ किस्म के बच्चों डॉट्स होते हैं, रेज डॉट्स होते हैं ना, जब वो ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इनको फील करते हैं। अभी मैंने बोला कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो होते हैं ना, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन अगर भी ब्लाइंड होते हैं, मगर ये कैसे देख पाते हैं? मगर मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं ऐसे भी इनके ब्लाइंड पर्सन या विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो होते हैं ना, इनको फिर दूसरे सेंसेस डेवलप होते हैं। दूसरे सेंसेस मतलब इनको बच्चों ये जो टचिंग होते हैं ना, ये चीजों को कैसे बच्चों फील करते हैं? बाय टचिंग। क्या करते हैं? बाय टचिंग। या बच्चों ऐसे क्या करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो होते हैं ना, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये बच्चों दूसरे इंसानों के जो वॉइसेस होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उन वॉइसेस को ये बच्चों केयरफुली सुनते हैं। क्या करते हैं? केयरफुली बच्चों ये उनको सुनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसका मतलब है कि अगर ये खुद ब्लाइंड है, अगर ये देख नहीं सकते हैं, मगर इनके अंदर दूसरे किस्म के सेंसेस डेवलप होते हैं, जैसे कि ये चीजों को टचिंग से क्या करते हैं? फील करते हैं। या जो बाकी पर्सन होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं, उनके वॉइसेस ये केयरफुली सुनते हैं, तब जाके बच्चों इनको ये पहचान पाते। ठीक है ना, यही मैंने बोला है कि ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, ब्रेल सिस्टम एक्चुअली ये रिटन लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, उन पर्सन्स के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर कुछ डॉट्स होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर यानी कि सेल होती हैं, उस सेल के अंदर बच्चों डॉट्स होते हैं, वही इनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर बच्चों यहां पे क्या है, अगर कोई एक डॉट ऊपर करके होते हैं, ये उन्हीं को फील करते हैं अपने फिंगर से बच्चों, ठीक है ना, अपने उंगलियों से ये क्या करते हैं, उनको ठीक है ना, यानी कि फील करते हैं, तब जाके क्या करते हैं, तब जाके बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं। मगर यहां पे बच्चों नजर रखेगा, ये जो ब्रेल सिस्टम है ना, इस ब्रेल सिस्टम में क्या है, इस ब्रेल सिस्टम में बच्चों ऐसे एक सेल होती है, जैसे कि यहां पे भी आप देखते हो, ठीक है ना, और हर एक सेल जो है ना, हर एक सेल में बच्चों डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, और इनको अरेंज किया गया है 2 कॉलम्स में, ठीक है ना, हर एक कॉलम में बच्चों 3-3 डॉट्स होते हैं, ठीक है ना, आप कह सकते हैं 2 कॉलम्स में और 3 रोज में, जैसे कि यहां पे बच्चों आप देख रहे हो, ठीक है ना, इधर सुनिएगा, ये है क्या, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि इस तरीके से बच्चों मैं आपको यहां पे बोलूंगा कि नजर रखेगा, ठीक है ना, अगर यहां पे बच्चों क्या है, ये एक डॉट है, यहां पे ये क्या है, ये दूसरा डॉट है, तीसरा डॉट है, इस तरह से बच्चों चौथा, 6th एंड ये 5th एंड 6th, ठीक है ना। इसको बच्चों क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये इसको हम ऐसे नाम 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या किया गया है, ये जो एक सेल है, इसका मतलब बच्चों एक सेल में कितने डॉट्स होते हैं, एक सेल में 6 डॉट्स होते हैं, और यही अरेंज करके होते हैं 2 कॉलम्स में और 3 रोज में,
ठीक है ना। एक कॉलम में बच्चों कितने होते हैं, एक कॉलम में 3 होते हैं, ये तो मैंने आपको बोला है, ठीक है ना। अब क्या होते हैं ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये डॉट्स बच्चों फॉर एग्जांपल हमें अब कैसे पता चलेगा ये क्या है, ये अल्फाबेट क्या है, ये कौन इंडिकेट क्या करता है। तो यहां पे जो डॉट्स होते हैं ना, ये रेज्ड होते हैं, लेकिन जब इनमें से 6 में से फॉर एग्जांपल नंबर 1 वाला डॉट ऊपर होगा, रेज डॉट जिसको हम कहेंगे, तो वो क्या करेगा, वो एक अल्फाबेट इंडिकेट करता है, जिसके बच्चों यहां पे इधर नजर डालेगा, ठीक है ना। यहां पे इसका मतलब ये जो ए है ना, क्योंकि यहां पे ये जो सेल है, ठीक है ना, इसके अंदर जो यहां पे पहला वाला, ठीक है ना, पहला डॉट है ना, जो यहां पे क्या करके हैं, जो यहां पे बच्चों ये जिसको शेड करके है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या इंडिकेट करेगा, ये बच्चों इंडिकेट करेगा ए, ठीक है ना। जब 2 डॉट्स मगर ऐसे होंगे, यानी कि यहां पे डॉट नंबर 1, इसके बाद बी, डॉट नंबर 1 एंड 2, इस तरह से बच्चों डॉट नंबर 1 एंड डॉट नंबर 4, ये क्या कहलाएगा, ये बच्चों क्या है, ये इस तरह से बच्चों ये सी है। इसी तरीके से यहां पे देखिएगा बच्चों 1 कैसे है, 2 कैसे है, 3 कैसे है, 4 कैसे है, मेरी बात आपको समझ। मगर यहां पे अब एक मसला है कि ये जो एक सेल है यहां पे, जिसके अंदर बच्चों ये 6 डॉट्स है, क्या है, 6 डॉट्स है। ऐसे बच्चों अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, अगर ये एक सेल है, ठीक है ना, अगर इसमें फॉर एग्जांपल सारे के सारे डॉट, ठीक है ना, अगर डॉट नंबर 1 यहां पे रेज्ड होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये एक पैटर्न है। इसी तरीके से यहां पे बच्चों आप देख रहे हैं, यहां पे दूसरा पैटर्न है, यानी कि जब 2 डॉट्स क्या होंगे, जब 2 डॉट्स रेज्ड होंगे, क्या होंगे, यानी कि जब 2 डॉट्स ऊपर होंगे, ये भी तो एक पैटर्न है। यही मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे ही कितने पैटर्न्स, डॉट पैटर्न्स पॉसिबल है एक सेल में, याद रखेगा बच्चों। मेरी बात आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि एक सेल में ऐसे ही कितने पैटर्न्स पॉसिबल है, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे बच्चों अभी मैंने बोला है, ये डॉट नंबर 1 रेज्ड है तो एक पैटर्न, 2 है यानी कि डॉट नंबर 1 2, यानी कहने का मेरा मतलब है अगर कभी कभार बच्चों 1 होगा तो एक पैटर्न, अगर कभी डॉट नंबर 1 एंड डॉट नंबर 3 होगा वो भी तो एक पैटर्न है, अगर बच्चों क्या होगा डॉट नंबर 1 एंड डॉट नंबर 2 वो भी तो एक पैटर्न है, अगर डॉट नंबर 1 एंड डॉट नंबर 4 है वो भी तो एक पैटर्न है। इसी तरीके से अगर डॉट नंबर 1 एंड डॉट नंबर 6 है, या डॉट नंबर 5 एंड डॉट नंबर 6 है, ऐसे ही एक सेल में कितने ये पैटर्न पॉसिबल हैं, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि वो है 63। कितने हैं, 63 डॉट पैटर्न पॉसिबल हैं, किसमें, एक सेल में 63 है। तो मगर बच्चों जब ये क्या होते हैं, जब ये सारे के सारे कैसे होते हैं, जब ये सारे के सारे बच्चों नीचे होते हैं, कि अभी रेज्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि ठीक है ना, ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी तो एक पैटर्न है ना। तो इसका मतलब नहीं बच्चों 63 प्लस 1 कितने हो गए हैं, 64, क्या है, 64 डॉट पैटर्न पॉसिबल हैं एक सेल, क्या है, एक सेल में। तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्या करते हैं, जब ये इनको फील करते हैं, ठीक है ना, इस सेल को बच्चों के शीट, ठीक है ना, जब इनको फील करते हैं ना, तो इनको दिखता है कि डॉट नंबर 1 ऊपर है, डॉट नंबर 2 व्हाटएवर, ठीक है ना। तो वहां पे एक, ठीक है ना, हर एक क्या करेगा, हर एक बच्चों यानी कि डॉट, अगर जैसे यहां पे इस पे हाथ डालेंगे ना ये, तो उनको लगेगा डॉट नंबर 1 क्या है, डॉट नंबर 1 ऊपर है, तो वो ठीक है ना, वहां इसका मतलब है कि बच्चों ये क्या है, ये अल्फाबेट ए है। इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से बच्चों ऐसे ये बहुत सारे सेंटेंस भी बनाते हैं और उनको फिर आराम से क्या करते हैं, उनको फिर अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे बच्चों देखिएगा स्ट्रक्चर कंप्राइजेस 63 कैरेक्टर, जो अभी मैंने आपको बोला है, मगर मैंने आपको बच्चों बोला कि क्या है कि 63 तो है, मगर जब ये सारे के सारे एक सेल के अंदर बच्चों कितने ये होते हैं, 6 होते हैं। मैंने बोला कि जब ये सारे के सारे नीचे होंगे वो भी तो एक पैटर्न कहलाएगा ना, यही मैंने बच्चों बोला कि 64 है। इसके बाद arranged in a cell of 2 vertical rows with 3 dots each, ठीक है ना, यानी कि 2 अभी जो मैंने आपको बच्चों बोला है, ठीक है ना। तो एक में कितने होते हैं, एक में 3 डॉट्स होते हैं। इसके बाद रीडिंग मेथड देखो, पैटर्न्स आर एम्बॉस्ड ऑन ब्रेले शीट्स फॉर टैक्टाइल रीडिंग। इस जो अभी मैंने आपको बच्चों बोला है कि जब कोई डॉट फॉर एग्जांपल डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 5, डॉट नंबर 6, ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि इस ब्रेले शीट में बच्चों, ठीक है ना, जब इसको ये टच करते हैं ना, तो उससे क्या करते हैं, यानी कि उनको फिर इनको सेंसेशन मिलता है कि ये फॉर एग्जांपल चाहे, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में होगा, चाहे बच्चों क्या नाम है इसका इंग्लिश में देखेंगे, ये इंडिकेट करेगा ए, ये इंडिकेट करेगा बी, ये इंडिकेट करेगा सी। जिसके बच्चों यहां पे देख रहे हो, यानी कि अगर डॉट नंबर डी की जब हम बात करना है, जब डॉट नंबर 1, 4 एंड 5 रेज्ड होगा, इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये डी, ये क्या है, ये डी है। इसके बाद यहां पे बच्चों कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ए लेटर
ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और ए होल वर्ड, ए ग्रामेटिकल साइन, ठीक है ना। जिस तरह से बच्चों हम ग्रामेटिक्स में क्या करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है फुल स्टॉप, इस तरह से बच्चों ये कॉमा है, यहां पे भी बच्चों आप देख रहे हो कि कॉमा का क्या होता है, ठीक है ना। ये यानी कि क्या नाम है इसका, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो ब्रेले सिस्टम होता है ना, इस ब्रेले सिस्टम में खाली मैंने पहले ही आपको बोला है कि बच्चों इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है ना, सब्जेक्ट लैंग्वेज जो होते हैं ना वो इंक्लूडेड है। मैथमेटिक्स के मैंने बोला है, मैंने बच्चों इंग्लिश मैंने बोला है, मैंने ये जो अभी बोला है कि ग्रामेटिकल साइंस है ना, वो भी बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। इसके बाद बच्चों एक और टॉपिक है हमारे पास, वो है पेरिस्कोप। सुनो मेरी बात बच्चों, पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि एक लॉन्ग ट्यूबुलर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक पर्सन उन ऑब्जेक्ट्स को देखता है जो ऑब्जेक्ट्स उसके डायरेक्ट व्यू में नहीं होता है। या आप कह सकते हैं बच्चों, ये जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो दोबारा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती। चाहे आप वो याद रखो या ये याद रखो, मैं फिर से एक बार फिर मैं बच्चों बोलूंगा क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि ये जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होती है। या मैंने बोला कि बच्चों ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है जो ऑब्जेक्ट्स उसके, ठीक है ना, यानी कि लाइन में डायरेक्ट लाइन में नहीं होता है, यानी कि जिनको उन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिन ऑब्जेक्ट्स को वो डायरेक्टली नहीं देख सकता है। इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। अब ये है जो, ठीक है ना, अब यहां पे मसला है कि ये जो पेरिस्कोप होता है ना, इस पेरिस्कोप के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बच्चों हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो हमारे नजर में नहीं होता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब बच्चों, अगर यहां पे देखो बच्चों, यहां से आपको पता चलेगा, अगर यहां पे क्या है, अगर ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बच्चों यहां पे है, तो कैसे देख सकता है। या मैं आपको बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं, अगर यहां पे मैं आपको बोलूं, अगर क्या नाम है इसका, एक दीवार है, ठीक है ना, दीवार के आगे कोई चीज है, यानी कि क्या पे बच्चों, फॉर एग्जांपल यहां पे दीवार है, ठीक है ना, यहां पे दीवार है, इस दीवार के इस साइड से क्या है, इस साइड से कोई ऑब्जेक्ट है, मगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर बच्चों यहां पे खुद, ठीक है ना, ऑब्जर्वर यहां पे, ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर यहां पे है, और यहां से बच्चों ऐसे दीवार है मगर ऑब्जेक्ट यहां है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसको कैसे देख सकता है। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमारे नजर में, ठीक है ना, यानी कि हमारे, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। अलबत्ता किससे बच्चों देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं पेरिस्कोप से। अब यही मैंने बोला कि पेरिस्कोप के अंदर क्या होता है, यानी कि जब हम बच्चों इस पेरिस्कोप के कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैं आपको बोला कि इसके अंदर बच्चों दो प्लेन मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं, दो प्लेन मिरर्स होते हैं, जैसे कि बच्चों आप यहां पे भी देखते हो, ठीक है ना, यहां पे बच्चों देखते हैं कि ये एक मिरर है, ठीक है ना, यहां पे बच्चों दूसरा मिरर है जो इनक्लाइन बच्चों होते हैं 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना, 45 डिग्री एंगल पे बच्चों होते हैं, नजर रखेगा बराबर, 45 डिग्री एंगल पे बच्चों होते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, देखो यहां पे ऑब्जर्वर इधर है, चाहे, ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट यहां पे, चलो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है ना, बीच में ऐसा कोई चीज है, ऑब्स्टिकल है, ये इंसान बच्चों इस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख नहीं सकता है, यानी कि डायरेक्टली ये इसको देख नहीं सकता है। अब देखो कैसे है, मैंने आपको बच्चों बोला क्या है कि सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि यानी कि ये एक ट्यूब होता है, इसी ट्यूब के अंदर दो क्या होते हैं, दो प्लेन मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं, दो प्लेन मिरर्स। और साथ साथ बच्चों क्या होते हैं, जो इस पेरिस्कोप के एंड्स होते हैं ना, इसको बच्चों यानी कि इसके अंदर दो होल्स भी होते, क्या होते हैं, दो होल्स। जैसे कि बच्चों यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये एक होल है, ये यहां पे क्या है, ये दूसरा होल है। अब सुनो, मान के बच्चों यहां पे चले, ठीक है ना, हम ये इस मिरर को, इसको बच्चों हम मानेंगे ये मिरर 1 है, और ये क्या है, ये मिरर 2 है। ये क्या है, मिरर 2 है। मेरी बात आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं, ये कौन सा है, ये बच्चों मिरर 2 है। अब देखो क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जब
ऑब्जेक्ट के लाइट रेज आएंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के लाइट रेज बच्चों आएंगे ना, वो किस पे पड़ेंगे, इस पे मत बच्चों नजर रखो, ये मिरर वन पे पड़ेंगे। किस पे पड़ेंगे? ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज आएंगे वो इस मिरर वन पे पड़ेंगे, और ये मिरर क्या करेगा बच्चों, ये मिरर वन इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। किसकी तरफ? इनके नीचे की तरफ। ऐसे बच्चों इनको ये रिफ्लेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, देखिए टुवर्ड्स द जो लोअर मिरर है ना, जो मिरर 2 है, इसकी तरफ इनको ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? इसकी तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये लाइट रेज अब रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है ना, इस पे पड़ेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसके बाद ये जो यहां पे मिरर है, ठीक है ना, इस मिरर से ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे क्या है? यहां पे बच्चों ऑब्जर्वर है। यहां पे क्या है? ऑब्जर्वर। तो यहां से ये लाइट रेज किस पे पड़ेंगे बच्चों? ये इस ऑब्जर्वर के आंखों पे पड़ेंगे, और ये ऑब्जर्वर बच्चों इसको आराम से देख सकता है। तो यहां से मैंने आपको यही बोला है कि इसका मतलब है कि बच्चों यहां पे क्या है, देखो जब यहां से लाइट रेज आए हैं इस मिरर पे, इसने इनको रिफ्लेक्ट किया है, फिर इसका मतलब बच्चों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई है। मगर बच्चों सलाहियत किसको होती है? ये जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, पेरिस्कोप, यही मैंने बोला है कि पहले ही मैंने आपको बच्चों बोला है, ये जो पेरिस्कोप होता है ना, ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब यहां से बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट आई है, वो बच्चों इस पे पड़ी है, इसने तो रिफ्लेक्ट, अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट कौन करेगा? इसकी तरह बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो गए। इसके बाद फिर इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो मिरर यहां पे है, मिरर 2 जो यहां पे है, इससे ये रिफ्लेक्टेड लाइट आंखों, ठीक है ना, ऑब्जर्वर के आंखों के अंदर जब एंटर हो जाएंगे, वो बच्चों क्या है? वो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। यही तो क्या है? यही पेरिस्कोप है। A periscope is an instrument used to see objects that are out of direct view। जो अभी मैंने बोला कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे यानी कि व्यू में, यानी कि डायरेक्टली हम उनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, मगर पेरिस्कोप के जरिए से हम उसको देख सकते हैं। इट हेल्प्स टू लुक एट हिडन ऑब्जेक्ट्स। हिडन का अभी मैंने बोला कि ठीक है ना, जो क्या होते हैं हमारे व्यू में नहीं होते हैं, जो हिडन होते हैं। इट वर्क्स बाय यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मिरर्स हैं, ठीक है ना, वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पहले यहां से रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, लाइट पड़ी इस पे तो इसने रिफ्लेक्ट किया, पहले यहां से बच्चों रिफ्लेक्ट, उसके बाद यही लाइट इस पे पड़ी तो इसने इसकी तरफ इसको क्या किया, जो मिरर 2 है ना, मिरर 2 की तरफ इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, फिर मिरर 2 से इस ऑब्जर्वर के आंखों पे ये लाइट पड़। इनसाइड देयर आर 2 मिरर्स सेट एट 45 डिग्री एंगल। अभी जो कहा, पेरिस्कोप आर कॉमनली यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड बंकर्स बाय, क्या नाम है इसका, सोल्जर्स। इसका मतलब है कि बच्चों जो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स बच्चों इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रंच होते हैं या जो बंकर्स होते हैं ना, क्योंकि बच्चों वहां पे ये अपने क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज को लोकेट करने के लिए, ठीक है ना, इस्तेमाल। या बच्चों सबमरीन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। साथ साथ बच्चों अगर कभी कभार क्या होता है, क्राउड वगैरह होता है ना, जैसे अगर जो क्या होता है, वो कोई मैच वगैरह होता है, ठीक है ना, वहां पे बच्चों क्या होता है कि वहां पे भी इसको क्या किया जाता है, वहां पे भी इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था बच्चों आज हमारा टॉपिक, ठीक है ना, इस चैप्टर लाइट का लास्ट वाला टॉपिक। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।